नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पे डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत हम संविधान के दोस्तों विभिन्न अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं। किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है पंचायती राज के संबंध में, उन सभी अनुच्छेदों पर डिस्कस किया जा चुका है। अब हम दोस्तों संविधान में पंचायती राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके तहत दोस्तों आपका कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैं बिल्ड कर दूं। आखिर ये अनुसूची 11 की कहानी क्या है, इसको भी तो मजबूत करना पड़ेगा ना समझ को। इसलिए चलिए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंस को। इससे पहले आपको दोस्तों कुछ मैं चीज बता देता हूं, बार बार बता रहा हूं उस चीज को, आज फिर से मैं दोहराता हूं। दोस्तों देखिए, ये पंचायती राज है ना, देखिए ये पंचायती राज है। यह दोस्तों क्या होता है, शासन का, शासन बोलूं या दोस्तों सत्ता बोलूं, सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकृत रूप होता है। विकेंद्रीकृत क्या होता है दोस्तों, रूप होता है। जब पंचायती राज संस्था है वो शासन का या सत्ता का विकेंद्रीकृत रूप है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों, क्या उद्देश्य है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लाना, स्थानीय स्वशासन लाना। ठीक, अब स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लाने का जो कार्य करता है ना, वो पंचायती राज संस्था है। अब पंचायती राज संस्थाओं को, जैसे ग्राम पंचायत एक संस्था है, जनपद पंचायत खंड स्तर पे, जिला स्तर पे जिला पंचायत, दोस्तों ये पंचायती राज संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लाने का कार्य करता है। ठीक ना, तो स्थानीय स्वशासन लाने के लिए इन संस्थाओं को शक्तियों की जरूरत तो पड़ेगी ना, कुछ अधिकार की जरूरत तो पड़ेगी, कुछ क्षेत्राधिकार की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक ना, तो हम समझते हैं इन पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों पावर कहां से मिलता है। ठीक, तो पंचायतों को पावर कहां कहां से मिलता है जी, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक पावर शक्ति कहां से मिलते हैं, तो संविधान से मिलता है। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं को पावर या शक्ति या अधिकार या इनके जो कर्तव्य हैं वे सब कहां से मिलते हैं, तो भारतीय संविधान से मिलते हैं, पहली बात। दूसरा दोस्तों, इनको जो पावर मिलते हैं वो अनुसूची 11 से मिलते हैं, अनुसूची 11 से मिलते हैं। और इसको पावर दोस्तों और मिलते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से मिलते हैं जी। और इनको शक्ति दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा भी मिलते हैं, राज्य विधान मंडल द्वारा मिलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान से पावर मिलता है, अनुसूची 11 से पावर मिलता है, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से पावर मिलता है, और राज्य विधान मंडल विधि बनाकर संविधान के अधीन रहते हुए या 11वीं अनुसूची के अधीन रहते हुए इन पंचायती राज संस्थाओं को कुछ शक्ति या अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों से पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति मिलता है दोस्तों, अधिकार मिलता है जी, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत कर सके। इसी कड़ी में दोस्तों हम संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को तो पढ़ चुके हैं,
आज जो पढ़ेंगे अनुसूची 11, जिसमें 29 विषय हैं। अब इसको पढ़ने से पहले मैं समझा देता हूं कि अनुसूची कहते किसे हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं दोस्तों अनुसूची क्या होता है। देखिए ठीक, देखिए पहले हम समझते हैं कि अनुसूची क्या होता है। अनुसूची किसे कहते हैं, तब जाके दोस्तों हम 11वीं अनुसूची पर आएंगे। ठीक, तो अनुसूची दोस्तों संविधान में पाए जाने वाले, संविधान के अंत में, इसको ऐसे लिखो, कैसे, देखिए संविधान के अंत में, अंत में पाए जाने वाले विषयों की वह सूची है, विषयों सब्जेक्ट की वह सूची है जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। ठीक ना, जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है, ये आपके अनुसूची का अर्थ होता है। अनुसूची हमेशा संविधान के अंत में पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। यह विषयों की सूची है जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान का व्यवस्था करता है। मतलब देखिए हमारा जो संविधान प्रारंभ होता है दोस्तों अनुच्छेद 1 से। पहले तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद भाग 1 है, भाग 1 के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करते 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 दोस्तों अनुच्छेद 395 तक है, अनुच्छेद 395 तक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो सर 395 अनुच्छेद हैं। जैसे ही 395 अनुच्छेद पर मैं हूं, इस 395 अनुच्छेद को मैं से पन्ना पलटाऊंगा, जो पहला नंबर दिखेगा वो अनुसूची फर्स्ट है। 395 के बाद अनुसूची 1 दिखाई देगा, अनुसूची 1 दिखाई देगा, अनुसूची 1, उसके बाद अनुसूची 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 आ जाएगा जी। ठीक, तो हमेशा ये संविधान के अंत में पाए जाते हैं, मतलब 395 अनुच्छेद के बाद पहला अनुसूची प्रारंभ होता है, जो विषयों की सूची है जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान का व्यवस्था करता है। ठीक, अब कैसे विशेष प्रावधान, चलिए समझते हैं इसको भी। दोस्तों यह जो अनुसूची है ना, ये किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित होता है। अनुच्छेद से क्या होता है, संबंधित होता है, संबंधित होता है। जितने भी अनुसूची है ना दोस्तों, वो किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित होता है। मतलब देखिए मान लो कोई अनुच्छेद है, मान लो कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, कोई आर्टिकल है, मान लो कोई भी आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 15, मान लो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में लिखा, अनुच्छेद 1 लिखा। ठीक, इस अनुच्छेद 1 में कोई प्रावधान होगा, जैसे प्रावधान यहाँ ऐसे लाइन में लिखा रहता है, ऐसे प्रावधान लिखा है, इसमें कोई भी प्रोविजन या प्रावधान इसमें लिखा होगा। मान लो कोई अनुच्छेद बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, तो ऐसे अनुच्छेद को सब क्लॉज में बांटा जाता है। सब क्लॉज किसे, कैसे सब क्लॉज में, जैसे मैं अनुच्छेद 1 लिखूंगा, फिर क्लॉज करके ए, फिर 1 लिखूंगा क्लॉज करके बी। मान लो और बहुत बड़ा है तो इसको मैं और सब क्लॉज में बांटूंगा, कैसे ए क्लॉज फिर कर दूंगा
इसको कर दूंगा जैसे बी, ऐसे तो सब क्लॉज में बांटा जाता है यदि वह अनुच्छेद अपने आप में बहुत बड़ा प्रावधान रखता है तब। इससे भी अगर बड़ा प्रावधान दोस्तों मान लो उसमें कुछ विषय के रूप में है तो उसे किसी उसके लिए दोस्तों एक अलग से अनुसूची बना दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों को दोस्तों जैसे हमारे यहां भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों को इसी आर्टिकल में ऐसे लिखेंगे, छत्तीसगढ़, ठीक, आंध्र प्रदेश, एमपी लिखेंगे, ये सब राज्य है। तो ये आर्टिकल एक हौच पौच हो जाएगा। इसलिए इन राज्यों के लिए अलग से एक सूची बना दिया जाता है, अनुसूची 1, जिसमें राज्यों को क्या है, लिस्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो उसी प्रकार दोस्तों सभी अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित होता है, ठीक ना। वो विषयों के रूप में होता है, कोई सूची के रूप में होता है, लिस्ट फॉर्म में होता है, टेबल के रूप में से बना रहता है, ठीक ना। चलिए अब इसी कड़ी में दोस्तों हम समझते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। ठीक, देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी दोस्तों, उसको भी हम समझ लेते हैं जी। चलिए चलिए दोस्तों समझते हैं, इसके आगे का जो क्या होगा इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। ठीक, देखिए देखिए दोस्तों, मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप बोलेंगे सर वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वही तो मूल संविधान है जी। क्या है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वही क्या है दोस्तों, आपका मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जिसे किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था, वही मूल संविधान है। इस मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। जब लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तो दोस्तों यह संविधान 8 अनुसूचियों के साथ लागू हुआ था। मतलब उसमें 9वीं अनुसूची नहीं थी, 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची उसमें नहीं थी। यह 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। समझ रहे हो ना? संविधान में संशोधन करके इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है, 9वीं 11वीं और 12वीं को दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है इसको भी समझ लेते हैं। तो एक संशोधन होता है, संविधान संशोधन, क्या? 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जो लागू होता है दोस्तों कब? 1993 में लागू होता है। इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया और दोस्तों एक नवीन अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 जोड़ी गई। मतलब 1992 से पहले संविधान में 11वीं अनुसूची नहीं थी। यह 1992 के बाद संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड हो गया। ठीक, अब यह 11वीं अनुसूची है, यह कौन से आर्टिकल से, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है उसको भी पूछा जा सकता है कि भाई 11वीं अनुसूची कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, यहां तक लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कौन से अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए तो दोस्तों ये जो 11वीं अनुसूची है ना, ये अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। जी मतलब जीनियस मतलब
शक्ति, पंचायतों की शक्तियां उत्तराधिकार एवं प्राधिकार से संबंधित है। इस 243 जी में क्या कहा गया है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय करना है। पढ़ चुके हैं ना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय करना है। अनुच्छेद 243 जी कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ऐसे स्कीमों को पंचायतों को सौंप सकती है। न्याय के लिए राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर, ठीक, न्याय के लिए लिख लीजिए यहां पर। देखिए क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ऐसे स्कीमों मतलब योजना, स्कीमों को पंचायतों को सौंप सकती है, पंचायतों को सौंप सकती है, सौंप सकती है जो 11वीं अनुसूची में है। देखिए मूल सार को समझिए, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, ऐसे स्कीमों को, ऐसे योजनाओं को पंचायतों को सौंप सकती है जो 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, ठीक ना। इस 11वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों कितने विषय हैं अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। यह 29 विषय दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, कृषकों के विकास के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, जो दुर्बल वर्ग हैं, हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के कल्याण से संबंधित विषय होंगे। और दोस्तों हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उन बेरोजगारी को दूर करने के लिए गरीबी उन्मूलन से संबंधित होंगे, ठीक ना। इस 11वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है सर? इस 11वीं अनुसूची के उद्देश्य को भी समझ लेते हैं, आखिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके उद्देश्य क्या आते हैं उसके बाद दोस्तों हम सीधे अनुसूची पे आएंगे। यहां से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि 11वीं अनुसूची कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखना है अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझते हैं दोस्तों, इस 11वीं अनुसूची का उद्देश्य, 11वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है 11वीं अनुसूची का? तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ग्रामीण विकास करना। क्या? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण विकास करना इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। मतलब इस अनुसूची में 29 ऐसे विषयों को रखे गए हैं, ऐसे मदे को रखे गए हैं जिससे ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। समझ रहे ना? और ग्रामीण विकास के लिए क्या करना होगा दोस्तों? गरीबी उन्मूलन करना होगा,
गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन से संबंधित विषय इस 11वीं अनुसूची में मिलेंगे। ग्रामीण विकास करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आर्थिक विकास करना होगा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय करना होगा, सामाजिक न्याय करना होगा। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाले ऐसे विषय जो 11वीं अनुसूची में मिलेंगे। और दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है कि हम राज्य अपने नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। इसलिए इन विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया है ताकि ग्राउंड लेवल पर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए देखिए दोस्तों इससे क्या क्या इसके उद्देश्य हैं दोस्तों इस 11वीं अनुसूची के। तो महिला सशक्तिकरण के लिए उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण में सहायक है, सशक्तिकरण में सहायक है। ठीक, और हम बात करें दोस्तों, ठीक, तो कृषकों के विकास में सहायक है, कृषकों के विकास में सहायक है। इसका उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता से संबंधित है और परिवार कल्याण के विकास में है दोस्तों, परिवार कल्याण करना से संबंधित है। इसमें दोस्तों ऐसे विषय शामिल हैं जिन विषयों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं चलाती है। तो योजना बनाने में सहायक है, ये योजना बनाने में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब सरकार योजनाओं का संचालन करती है ना, तो इन 29 विषयों पर ही योजनाओं का संचालन करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित हो सके, जिससे ग्रामीण विकास हो। ठीक, समझ रहे हैं ना जी? और हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग या दिव्यांग वर्ग, उनका भी विकास को सुनिश्चित किया जा सके दोस्तों, इसलिए 11वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया है। और राज्य विधानमंडल इन 11वीं अनुसूची के विषयों के संबंध में विधि बनाकर पंचायतों को शक्ति देती है। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं, ये डायरेक्ट पंचायत को नहीं मिलता है, राज्य विधानमंडल तय करेगा, विधि बनाकर शक्ति देता है जी। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए क्या क्या विषय हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इन सारी चीजों को हम समझ लिए। क्यों ऐड किया गया है इसको भी हम समझ लिए, कब ऐड किया गया है इसको भी हम समझ लिए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या इसमें विषय है देखिए, इधर कुल 29 विषय हैं, इधर क्रमांक लिखा हुआ है, इधर विषय लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं एक एक को। देखिए दोस्तों एक एक चीजों को हम समझ रहे हैं। पहला नंबर पे लिखा हुआ है संविधान की 11वीं अनुसूची में कृषि और कृषि विस्तार इसमें शामिल है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की दोस्तों जो आधार है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। तो कृषि में सुधार करेंगे तो कृषकों का आय बढ़ेगा। जब कृषकों का आय बढ़ेगा तो कृषक आर्थिक रूप से क्या होंगे? सशक्त होंगे। जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे दोस्तों तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। समझ रहे ना? इसलिए कृषि और कृषि विस्तार संबंधित विषय को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक, पहला याद रखना है कृषि और कृषि विस्तार से संबंधित विषय है। दूसरा याद रखना है इसमें भूमि विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों भूमि विकास, भूमि सुधार करना, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण जैसे संबंधित विषय हैं, ये आपके 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। भूमि सुधार से संबंधित याद रखना, जैसे चकबंदी पढ़ेंगे तो चकबंदी संबंधित विषय दोस्तों 11वीं अनुसूची में शामिल है। चकबंदी जैसे विषय, भूमि सुधार जैसे विषय। ठीक,
ठीक, उसके बाद दोस्तों ज्यादातर जो प्रावधान है सब कृषि से संबंधित समझ आने, जैसे कृषि से संबंधित भूमि है, अच्छे से कृषि करना है तो भूमि का सुधार करना पड़ेगा, चकबंदी करना पड़ेगा, ये सब भूमि से ही संबंधित है, कृषि से संबंधित है, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। याद करने का तरीका, सिंचाई, अब कृषि के लिए दोस्तों हमको अच्छी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो सिंचाई दोस्तों 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसके लिए दोस्तों जल प्रबंधन करना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा। पंचायत कैसे जल प्रबंधन करेंगे, इसके संबंध में प्रावधान है इसमें, ठीक है ना। जल प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में राज्य सरकार विधि बना सकता है, विधि बना के पंचायतों को शक्तियां प्रदान कर सकती है, ठीक है जी। तो सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास करना दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो पशुपालन है, ग्रामीण क्षेत्रों का दोस्तों अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन भी है, और पशुपालन दोस्तों आपके कृषि क्षेत्र के पार्ट है। पशुपालन कृषि में शामिल होता है, कृषि प्राइमरी क्षेत्र है ये, तो ज्यादातर प्राइमरी क्षेत्र के जो पार्ट हैं दोस्तों वे सब 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, ठीक। तो पशुपालन, डेयरी उद्योग हो गया दोस्तों, डेयरी उद्योग भी अनुसूची 11 में शामिल है। कुक्कुट पालन क्या होता है जी, तो कुक्कुट पालन को ही कहा जाता है दोस्तों पोल्ट्री फार्म जी, मुर्गी पालन, यही क्या है, कुक्कुट पालन मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन है ये, इसी को कहा जाता है कुक्कुट। इसको कुकुर नहीं समझना है, कुकुर नहीं है ये, कुक्कुट है, ठीक। इसी बताओ पांचवें शब्द देखिए मत्स्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोस्तों मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, मछली पालन को प्रोत्साहित करना होगा। तो मछली पालन, मछली से संबंधित जो उद्योग है, मत्स्य उद्योग, ये 11वीं अनुसूची में है, ठीक। ठीक दोस्तों, सामाजिक जो वानिकी है, फार्म वानिकी है, वानिकी ज्यादातर याद जो प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है ना, वे सब के सब दोस्तों आपके अनुसूची 11 में शामिल हैं। जैसे वानिकी, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी आपकी 11वीं अनुसूची में है। उसी प्रकार दोस्तों हम 7वें नंबर पर देखेंगे तो लघु वनोपज, लघु वनोपज जैसे क्या हो गया आपका, चार हो गया, बीज हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, लघु वनोपज है। 67 प्रकार के लघु वनोपज हैं छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए दोस्तों एमएसपी निर्धारित है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पे लघु वनोपज को खरीदती है, तो लघु वनोपज भी आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल है। 8 लघु उद्योग, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रोसेसिंग उद्योग भी शामिल है। जैसे लघु उद्योग दोस्तों जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह के द्वारा लघु उद्योग संचालित किए जाते हैं छोटे लेवल पे, जैसे बुनकर, कढ़ाई, ये सब चीज, ठीक। ये लघु उद्योग दोस्तों आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखना है, ठीक। इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर आपने गौर किया होगा, सरकार ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जैसे कृषि सिंचाई योजना, ठीक, भूमि सुधार, राजीव गांधी न्याय योजना, यह सब संबंधित दोस्तों इस 11वीं अनुसूची से, जिससे ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए आगे क्या विषय है दोस्तों, देखिए खादी, खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, तो खादी से संबंधित विषय हो गए, या ग्राम उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ये 11वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद दोस्तों जो ग्रामीण आवास है जी, आवास, जैसे ग्रामीण आवास घर, गांव की जो ज्यादा जरूरत है दोस्तों, किसान है, किसानों के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, ठीक ना, आवास चाहिए, सिंचाई की सुविधा चाहिए, नहरें चाहिए, ये सब के सब दोस्तों आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो ग्रामीण विकास, अच्छे पेयजल की जरूरत होनी चाहिए, गांव में टेप नल चलते हैं ना, टेप नल, तो पेयजल संबंधित जो विषय है ये 11वीं अनुसूची में शामिल है। ईंधन और चारागाह होता है। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन है, तो पशुपालन के लिए दोस्तों चारा की व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना, कांदी हौस बनाया जाता है, तो दोस्तों चारा या ईंधन ऊर्जा, छोटा सा दोस्तों चारा भी इसमें शामिल है। सड़कें बनाना, पुलिया बनाना, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार के जो माध्यम होते हैं दोस्तों, ये सब आपके 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसमें हवाई अड्डा शामिल नहीं है, रेलवे इसमें शामिल नहीं है, सड़कें हैं, पुलिया हैं, पुल हैं, फेरी हैं और जल मार्ग होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे जल मार्ग होते हैं वो, और अन्य संचार के साधन, ये आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक।
14 नंबर पर जाएं तो ग्रामीण विद्युतीकरण, याद रखना ना, ग्रामीण विद्युतीकरण आपके अनुसूची 11 में शामिल है, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का वितरण ये 11वीं अनुसूची में है, ये पूछा जा सकता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, देखिए दोस्तों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब नवीनीकरण ऊर्जा को कहा जाता है, नवीनीकृत ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब के सब अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर पैनल हो गया, जल हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब दोस्तों अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों गरीबी उन्मूलन, जैसे हमने डिस्कस किया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों सरकार विभिन्न प्रकार के योजनाओं को संचालित करती है जो कि 11वीं अनुसूची का विषय है। ठीक, चलिए आगे के विषय को हम समझते हैं। चलिए देखिए क्या है 17 नंबर पर, क्या है समझते हैं। 17 नंबर पर क्या कहता है, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में याद रखना, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक है, प्राथमिक याद रखना है, और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है। इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। उच्च शिक्षा प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। यहीं से क्वेश्चन फंसाया जा सकता है, क्या उच्च शिक्षा 11वीं अनुसूची में है? तो नहीं है दोस्तों, लिख लेना कॉपी में, उच्च शिक्षा नहीं, इसमें शिक्षा बात करता है केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की। प्राथमिक स्कूल सुने होंगे, माध्यमिक स्कूल सुने होंगे, ये सब दोनों स्कूल दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है। हाई शिक्षा, उच्च शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। ठीक ना, चलिए तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें शामिल है। देखिए तकनीकी प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के या व्यक्तियों के कौशल वृद्धि के लिए, कौशल विकास के लिए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए कुछ तकनीकी प्रशिक्षण देना पड़ेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कुछ कमर्शियल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक कमर्शियल एजुकेशन, और आपका दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन, जैसे सिलाई मशीन करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखना, छोटे छोटे इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है सब चीज सीखना, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। इसलिए इन विषयों को तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलिए 19 को देखिए, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। अब ये खूब पूछा जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा किसमें शामिल थी। दोस्तों ये अनुसूची आपके 11 में शामिल है। अब ये प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इसमें शामिल है। तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या होता है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक लाइन में आपको समझना है। ठीक, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है उन वयस्कों को शिक्षा देना है। किनको? तो उन वयस्कों को, उन वयस्कों को शिक्षा देना है, शिक्षा देना है उन वयस्कों। अब यहां वयस्कों का मतलब क्या है, उन वयस्कों को जो 18 वर्ष से अधिक हैं, 18 वर्ष से क्या है दोस्तों, अधिक हैं, 18 वर्ष से अधिक हैं, ऐसे वयस्कों को शिक्षा देना है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। क्या? जो औपचारिक शिक्षा से क्या हो गए हैं, वंचित रह गए हैं दोस्तों। जो औपचारिक, जैसे आप औपचारिक शिक्षा किए हैं, औपचारिक पढ़ाई किए हैं, औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। देखिए वंचित रह गए हैं। जैसे दोस्तों कई लोग बचपन में पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे वयस्कों को, मतलब पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास नहीं पढ़े, मतलब वह ऑफिशियल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। इसलिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है, जो वयस्क
पहले औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ऐसे वयस्कों को हम साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए भारत सरकार साक्षर मिशन चलाता है, साक्षर मिशन प्रोग्राम चल रहा है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों वयस्कों को, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट, वयस्कों को साक्षर बनाना, वयस्कों को साक्षर बनाना है, साक्षर बनाना। जब वयस्क साक्षर बनेंगे ना, देखिए ऐसे वयस्क हैं जो दोस्तों पहले जो ऑफिशियल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा उसको प्राप्त नहीं कर पाए थे किसी कारण से, हो सकता है गरीबी कारण से हो, है ना, वो नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे वयस्कों को दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षर बनाया जाता है ताकि वह व्यक्ति अपने अधिकार को समझे, उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, अपने मौलिक अधिकार को समझे, तभी तो सामाजिक न्याय मिलेगा ना। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा को संचालित किया जाए, ठीक। और दोस्तों उस वयस्क के लिए जीवन यापन करने के लिए, उस वयस्क के आजीविका के लिए कुछ रोजगार तो होना चाहिए। इसलिए उस रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उसको मानव संसाधन के रूप में तैयार भी किया जाता है। जिसका उद्देश्य है दोस्तों वयस्कों का कौशल विकास करना। क्या? वयस्कों का कौशल विकास करना, स्किल बनाना, उसको कौशल विकास करना, ठीक, कौशल विकास करना। और वयस्कों को दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना है। यही दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। और प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो 20वां विषय है पुस्तकालय। याद रखना ये बहुत पूछा जाएगा। पुस्तकालय कौन से अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है पुस्तकालय। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना। हालांकि दोस्तों ग्राम पंचायतों में व्यवस्था होता नहीं है, लेकिन पुस्तकालय राज्य सरकार पंचायतों को कह सकती है कि भाई अब आप अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय की व्यवस्था करें। समझ रहा है? तो पुस्तकालय इसमें शामिल है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है दोस्तों, जैसे नृत्य, संगीत हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोकगीत हो गया, ठीक है ना, जनजातीय नृत्य होते हैं, जनजातीय गीत होते हैं दोस्तों, कुछ लोक गाथा होते हैं। इनको प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना ताकि हमारी संस्कृति को बचाया या हमारी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। समझ रहे हो ना जी, ठीक। बाजार और मेले, ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों कुछ बाजार आयोजित किए जाते हैं, कुछ मेले आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार होता है तो बाजार में दोस्तों कुछ कर लिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है, मड़ाई का आयोजन किया जाता है। यहाँ मड़ाई शामिल नहीं है, यहाँ मेले शामिल है, मेले। बाजार भी इसमें शामिल है, मेले भी शामिल है। आपसे पूछा जाएगा क्या मड़ाई इसमें शामिल है? तो मड़ाई इसमें शामिल नहीं है, केवल मेले इसमें शामिल है जी, याद रखना है, मड़ाई इसमें शामिल नहीं है, ठीक। चलिए 23, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए दोस्तों हमको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल है। प्राथमिक औषधालय ना, याद रखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल इसमें, प्राथमिक, इसमें बड़ा हॉस्पिटल शामिल नहीं है। अस्पताल के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, जैसे कई ग्राम को दोस्तों औषधालय ग्राम, आयुर्वेदिक ग्राम घोषित किया जाता है, जैसे आयुर्वेदिक ग्राम खमरिया, समझ में आता। तो कई क्षेत्र में आयुर्वेदिक ग्राम होते हैं, तो औषधालय, ठीक। चलिए उसके बाद 24 दोस्तों परिवार कल्याण जो है, परिवार कल्याण भी आपके 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अनुसूची को पढ़ लेते हैं क्या क्या शामिल है। 24 नंबर तक देख लिए। देखिए इधर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर लिस्ट नंबर 25, मतलब क्रमांक सीरियल नंबर 25 पे है आपका महिला और बाल विकास। तो महिला, देखिए मैंने कहा था वो ये 11वीं अनुसूची का उद्देश्य है दोस्तों महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का कल्याण करना, बालकों का कल्याण करना है दोस्तों। तो महिला और बाल विकास भी इसमें शामिल होगा ना, तो महिला और बाल विकास भी इस 11वीं अनुसूची में शामिल है। समाज कल्याण,
जैसे दिव्यांग हो गया दोस्तों, दिव्यांग, या मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण करना, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण करना, इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना दोस्तों, इनके साथ सामाजिक न्याय करना, यह सब शामिल है आपकी 11वीं अनुसूची में। ठीक, चलिए 27वें नंबर पर देखते हैं दोस्तों, दुर्बल वर्ग मतलब वीकर सेक्शन और विशिष्टतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण इसमें शामिल है। ठीक, उसी प्रकार हम बात करें 28, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है दोस्तों? ये होता है पीडीएस सिस्टम, पीडीएस के तहत दोस्तों आपको चावल दिया जाता है, 1 रुपए किलो में चावल अभी तो मुफ्त हो गया है, सोसाइटी के माध्यम से दिया जाता है। वही दोस्तों जो पीडीएस है, इन पीडीएस का संचालन कौन करेगा? पंचायत करता है। इसके बारे में भी दोस्तों यह विषय आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसके संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकते हैं, नियम बनाकर पंचायतों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। ठीक ना? ठीक, उसी प्रकार दोस्तों जो 29 विषय है, इसमें 29वां नंबर जो है वो है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, अब ये टफ शब्द लग रहा है। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी, सामुदायिक तो समझते होंगे। आस्तियों का अनुरक्षण, ये आस्तिया क्या है? तो आस्तिया मतलब होता है दोस्तों एसेट्स, मतलब संपत्ति। अब ये संपत्ति में क्या क्या संपत्तियों का अनुरक्षण करना, मतलब अनुरक्षण प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना या उनका संवर्धन करना। तो समझ लेते हैं ना पूरा कि सामुदायिक आस्तियों का क्या मतलब, क्या होता है, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं इसको क्या होता है। चलिए तो लिखिए इसका मतलब, मैं समझा देता हूं जी अच्छे से इसको। तो लिखिए सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, आस्तियों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का अर्थ क्या है ना? आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों समुदाय की संपत्ति, लिखिए समुदाय की संपत्ति, समुदाय की संपत्ति, समुदाय के दोस्तों संसाधन भी होते हैं कुछ, समुदाय की संसाधन और विरासतों को, देखिए समुदाय की संपत्ति, संसाधनों के लिए लीजिए, यहां पर संसाधनों लिख दीजिए, संसाधनों और विरासतों। ठीक, समुदाय की संपत्ति, संसाधनों और विरासतों की सुरक्षा और संरक्षण करना, विरासतों की सुरक्षा और संरक्षण तथा संवर्धन करना, संवर्धन करना ही कहलाता है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। दोस्तों हमारे जो समाज है ना, इस समाज समुदाय में बटा हुआ है। तो समुदाय के कुछ संपत्ति होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, समुदाय के कुछ धरोहर होते हैं, समुदाय के कुछ दोस्तों आपके विरासत होते हैं, संसाधन होते हैं। उन संसाधनों का, उन धरोहरों का अनुरक्षण, संरक्षण करना है और उनको प्रमोट भी करना है, संवर्धन भी करना है। ये आपके 11वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे जो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, जो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, सभी के सभी विषय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये सब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसी विषयों के आधार पर ही हमारे जो राज्य सरकार होते हैं विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। ठीक, तो योजना बनाने में ये सहायक होते हैं और इस विषयों को दोस्तों विधि बनाकर, कानून बनाकर पंचायतों को शक्तियां प्रदान करती है। ठीक ना, शक्तियां, अधिकार देते हैं पंचायतों को, आप ऐसा ऐसा कार्य कर सकते हैं। ठीक ना, तो अभी के लिए मेरे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलते हैं जी, धन्यवाद, थैंक यू।